हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये अब हमारा थर्ड या फोर्थ फिफ्थ रिवीजन समझ सकते हैं अपन, पांचवा हेड है अब हमारा रिवीजन का। इससे पहले सैलरी का, एचपी का, बीएनपी का और कैपिटल गेन का रिवीजन ऑलरेडी आपके चैनल पे है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल हेड का रिवीजन, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला जो हेड है बेटा, वो सेक्शन 56 से लेकर 59 के बीच में चलेगा। 55 में अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल गेन खत्म होता है, तो 56 से 59 के बीच में इसके कानून हो जाते हैं। 60 से आपका क्लबिंग प्रोविजंस चालू होते हैं। तो अब सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो शुरुआत अपन ने करी थी इसके चार्जिंग सेक्शन से, दैट इज सेक्शन 56, कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होती है। तो आप सभी को याद होगा, मैंने आपको बोला था कि दो टाइप के सेक्शन है इसके अंदर, एक 56(1) है और एक 56(2) है। 56(1) में लिखा हुआ है कि हर वो इनकम जो कि ये फॉलोइंग कंडीशंस जो मैंने आपको लिखवाई थी वो फुलफिल कर दे तो वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल है। और 56(2) में कुछ स्पेसिफिक इनकम की बात की गई है जो कि इस हेड में टैक्सेबल होती है। सबसे पहले 56(1) की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इनकम जो कि इन तीनों कंडीशन को पूरी करे वो इस हेड में टैक्सेबल आपको करनी है। सबसे पहले वो रिसीट, आपकी जो रिसीट हुई है वो आपकी इनकम होनी चाहिए, वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए और वो किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब बातें पूरी है तो फिर इनकम आईओएस में टैक्सेबल होगी, ये फाइनल हो जाता है 56(1) के तहत। ठीक है, तो इसके एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिए थे कि जैसे याद करो सबलेट इनकम, वो एमएलए एमपी की सैलरी वाली इनकम, फैमिली पेंशन वाली इनकम वगैरह वगैरह, जो ये कुछ ऐसी इनकम है जो कि उस इन क्राइटेरिया को पूरा करती है तो वो इस हेड में टैक्सेबल होनी तय हो जाती है। इसके अलावा 56(2) में कुछ स्पेसिफिक इनकम की लिस्ट अपन ने पढ़ी थी जो कि इस हेड में टैक्सेबल है। सबसे पहले आता था 56(2)(1) डिविडेंड। तो डिविडेंड की इनकम हमेशा आईओएस में टैक्सेबल होगी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भले आपका काम शेयर खरीदने बेचने का भी क्यों ना हो तो भी डिविडेंड जब आप कमाओगे तो आईओएस में टैक्सेबल करोगे। AY 21-22 के दौरान आपको पता ही है कि डिविडेंड टैक्सेबल हो चुका है। लास्ट ईयर तक आपको पता है कि डोमेस्टिक कंपनी के डिविडेंड एग्जेम्प्ट होते थे सेक्शन 1034 में, अब वो 1034 हट चुका है और इसलिए अब डिविडेंड टैक्सेबल हो चुके हैं। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड तो वैसे ही टैक्सेबल होता था। पर डिविडेंड से याद आया अपन को कि डिविडेंड इंक्लूड डीम डिविडेंड, तो मैंने आपको ये डीम डिविडेंड की डेफिनेशन भी आगे जाके पढ़ाई थी, मैं एक बार पहले उसको डिसाइड कर लेता हूँ। तो डिविडेंड इंक्लूड डीम डिविडेंड, तो कौन कौन सी सिचुएशन में डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लगेगा ये दिया गया है सेक्शन 222A से लेकर 222E के बीच में दिया गया। 222A में किया गया कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके कारण कंपनी की एसेट रिलीज हो जाएगी टूवर्ड शेयर होल्डर तो उसको बोला जाएगा डीम डिविडेंड 222A के तहत। और ये आपको मैंने अच्छी तरह से बोला था कि ये जो भी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ डीम डिविडेंड की, उसको डीम डिविडेंड केवल तब तक ही माना जाएगा जब तक वो अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होती है। तो अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही उसको डीम डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 222B कहता था कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिवेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट का किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी करे, या फिर कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उसे डीम डिविडेंड कहा जाएगा। 222C होता था कि अगर लिक्विडेशन में कंपनी अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी शेयर होल्डर को अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट, तो माना जाएगा कि लिक्विडेशन में एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है बल्कि डिविडेंड दिया जा रहा है। 222D होता था, उसमें कहा गया था कि अगर हाँ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसको भी डीम डिविडेंड बोला जाएगा। इसके बाद हमारे सामने आता था 222E, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, दैट मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी बेसिकली आप समझ लें, अगर अपने लोन देने का ट्रांजैक्शन करती है, लोन देती है, किसे देती है, या तो अपने सब्सटेंशियल शेयर होल्डर को लोन देती है। कौन होता है सब्सटेंशियल शेयर होल्डर? जिसका कंपनी में 10% या ज़्यादा वोटिंग पावर वाले शेयर में इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं सब्सटेंशियल। तो इसे लोन दिया जाना माना जाएगा डिविडेंड दिया जाना। इसी तरह से किसी ऐसे कंसर्न को लोन दिया जाता है जिसमें कि सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। तो आपको कहा था कि सब्सटेंशियल शेयर होल्डर का कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा जब वो 20% और मोर हिस्सा रखेगा, ये अपन ने लिख रखा था, अच्छी तरह समझा था। और या फिर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर के बिहाफ में अगर किसी को दिया जाता है तो भी माना जाएगा कि डिविडेंड है। यानी कि प्राइवेट कंपनी दे रही है 5 लाख रुपए का लोन, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स कंपनी के 15% शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी के, तो मिस्टर एक्स को कंपनी ने अगर 5 लाख का लोन दिया तो माना जाएगा वो 5 लाख का लोन नहीं दिया बल्कि उसको डिविडेंड दिया है अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड में केवल रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट देखे जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अप टू द लिमिट ऑफ प्रॉफिट आपको जब देखना है तो 5 लाख का अगर लोन दिया और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लीजिए 3 लाख है तो डीम डिविडेंड 3 लाख रुपए तक का ही माना जाएगा। पर इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर कंपनी का बिजनेस ही लोन वोन देने का होता है तो फिर ये लोन दिया जाने को डिविडेंड नहीं बोला जा सकता। ये आपको 222E का हिसाब किताब ध्यान रखना है। फिर आता था कि डिविडेंड पे AY 21-22 में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी। तो
AY21-22 से क्या हो गया है कि कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी म्यूचुअल फंड का यूनिट होल्डर जो है, उनको अगर कोई भी डिविडेंड मिलता है कंपनी से मिले या फिर यूनिट होल्डर को म्यूचुअल फंड कंपनी से मिले, तो उनके लिए वो डिविडेंड पहले एग्जम्प्ट होता था। ध्यान रखना पहले अच्छी तरह से, 1034 और 1035 में ये एग्जम्पशन होती थी, जो अब हट चुकी है और इसीलिए अब वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और जो कंपनियों को डीडीटी देना पड़ता था वो डीडीटी से बच जाएगी। कंपनियों को अब इस प्रकार के डिविडेंड देने पे कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर डिविडेंड के चक्कर में क्योंकि कंपनी डिविडेंड जो दे रही है वो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो रहा है, तो इसी कारण से उस डिविडेंड के पेमेंट के टाइम पे कंपनियां टीडीएस काट के देती है, और वो टीडीएस की रेट 10% की होती है। जो आपने टीडीएस वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ी है, म्यूचुअल फंड कंपनी भी 10% ही टीडीएस काट के देगी, और 5,000 तक का डिविडेंड होता है, और वो कंडीशन अगर पूरी होती है तो फिर डिविडेंड पे टीडीएस नहीं काटा जाता। ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको ये बोला था कि डिविडेंड की जो इनकम होती है उसमें से आप किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकते, केवल एक खर्चे का डिडक्शन ले सकते हैं, और वो होता है इंटरेस्ट का। अगर आपने शेयर खरीदने के लिए कोई लोन ले रखा है और उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट दिया है, तो वो इंटरेस्ट आप जरूर डिडक्शन के रूप में ले सकते हो, पर वो भी डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है 20% ऑफ दैट इनकम, जो कि आपके सामने थी। तो ये हमारी एक इनकम 5621 वाली थी, जिसकी टैक्सेबिलिटी मैंने आपको समझाई थी। ये क्वेश्चन मैं आपको इसका करके समझा देता हूँ वापस से, पहले भी बता रखे थे मैंने, पर एक बार वापस से एक बार कर लेते हैं, शायद ये सेम ही क्वेश्चन है जो पहले भी करा होगा अपन ने। तो जैसे कि एक डेटा मैं आपके सामने लिखता हूँ, अपन करके देखते हैं उसको। मानते हैं मिस्टर एक्स है, ठीक है बेटा, और ये शेयर होल्डर है। अब इनकी इनकम मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले बेटा इनकी बिजनेस की इनकम हुई है 15 लाख रुपए की। नंबर 2 में चलते हैं, इनको डिविडेंड मिला है डोमेस्टिक कंपनी से, इंडियन कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी से, जो भी लिख दीजिए। तो डिविडेंड इनको मिला है 9 लाख रुपए का, और ये नेट अमाउंट है डिविडेंड का। आपको पता ही है नेट का मतलब क्या होता है, ये जो अमाउंट दिया गया ये टीडीएस काटने के बाद वाला दिया गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ है। कौन सा इंटरेस्ट हुआ है, जो फॉर ऐसे लोन का हुआ है जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर के लिए लिया था आपने। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर हुआ है 2.5 लाख रुपए का। और इसके अलावा इनको एलटीसीजी हुआ है बिल्डिंग के सेल पे, से फॉर एन एग्जांपल हो गया 18,60,000 रुपए का। तो ये इनकी कमाई होगी AY21-22 की, यानी कि PY2021 की ये कमाई होगी, ठीक है। तो इन्होंने आपको अपनी कमाई बता दी है। अब आपको इनकी टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे अब अपन, देखिए अच्छी तरह से। सबसे पहले बीएनपी की इनकम आपके सामने नहीं है 15 लाख रुपए। अगला हेड हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपका हो गया एलटीसीजी ऑन लैंड बिल्डिंग जो भी है 18,60,000 रुपीज। अब आता है आईओएस। आईओएस में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो जाएगी डिविडेंड की बेटा। अब डिविडेंड आपको दिया गया बेटा 9 लाख रुपए, पर वो नेट है तो आपको पता ही है कि इसको ग्रॉस अप करना पड़ता है, तो डिवाइड बाय 90/200 कर देंगे तो 10 लाख रुपए ही होगी। पर इस इनकम में से आप डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट वाला। तो इंटरेस्ट के जो खर्चे हैं आप उसका डिडक्शन अगर ले लोगे तो 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है। तो 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, पर आप 2.5 लाख का पूरा तो नहीं ले सकते क्योंकि कैप लगा हुआ है 20% वाला। तो 2 लाख के डिडक्शन मिल पाएगा इंटरेस्ट का मैक्सिमम। तो आईओएस की इनकम आपकी कितने रुपए की हो जाएगी, 8 लाख रुपए की हो जाएगी। मैं रफली कर रहा हूँ, आप तो प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो ये आपकी सारे हेड की इनकम आ जाएगी, और ये सारे हेड की इनकम को अपन कहते हैं जीटीआई। फिर अपन डिडक्शन लेते हैं टीसी से एटीयू के, कोई डिडक्शन इसमें है नहीं तो मैं इसी को टोटल इनकम भी नाम दे देता हूँ। तो मेरी जो टोटल इनकम आ जाती है वो हो जाएगी 41,60,000 रुपीज, ठीक है। या तो होगी इसकी टोटल इनकम। अब इस पे निकालना है टैक्स, तो टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 4160 लिख दिए। क्या करता हूँ मैं इसमें से, सबसे पहले स्पेशल इनकम कुछ है तो अलग करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा 18,60,000 रुपीज़ की जो एलटीसीजी है वो 112 में टैक्सेबल होता है 20%, तो उसकी अलग रेट है, तो उसको मैं अलग कर दिया 1860। और बाकी के जो अमाउंट मेरे सामने बचने वाला है दैट इज़ कितना बच जाएगा 1860 में से 23 लाख रुपए बच जाएंगे शायद। हाँ 23 लाख रुपए बच जाए रिमेनिंग इनकम। 23 लाख रुपए की जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर स्लैब रेटें लग जाएगी, आपको पता ही है। तो इसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा और इसके ऊपर स्लैब रेटें लग जाएगी, यानी कि 2.5 लाख का पहला, 2.5 लाख का अगला, 5 लाख, और बचा हुआ हमारे सामने रह जाएगा 13 लाख। इस 13 लाख पे 30% टैक्स बन जाएगा, इस पर 20% टैक्स बन जाएगा, इसमें 5% बन जाएगा, और इस 18,60,000 का 20% टैक्स आपके सामने का आ जाएगा 3,72,000। और ये सब जब परसेंटेज आप कर लोगे तो इसका टैक्स आ जाएगा 5,02,500।
तो टोटल टैक्स हमारे सामने का हो जाएगा 8,74,500। ये हमारा बेसिक टैक्स कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। अब नंबर आता है कि रिबेट मिलेगी क्या, जवाब है नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है। नंबर 2 आता है कि क्या सरचार्ज लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से नीचे की इनकम है। तो अल्टीमेटली अब केवल क्या जुड़ेगा, 4% HEC जुड़ेगा। अब 4% HEC जुड़ के जो अमाउंट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 9,09,480। अब हम क्या करते हैं कि बेटा हम ये देखते हैं कि ऐसी कोई इनकम है क्या जिस पर TDS कटा हो, तो वो TDS जो कटा होगा हम लेस कर देते हैं ताकि हमारा नेट टैक्स पेबल आ जाए। तो आपको याद होगा कि अभी आपने देख ही लिया कि डिविडेंड इनकम पे TDS कटा है, तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे TDS जो डिविडेंड पे कटा होगा। कितना रुपए TDS कटा है डिविडेंड पे, 1 लाख रुपए का कटा है। 10 कमाए थे तभी तो 1 कट के 9 मिले थे ना अपन को। तो अल्टीमेटली हमारा जो नेट टैक्स पेबल आता है वो हमारे सामने आ जाएगा 8,09,480। तो ये आपका हिसाब किताब है। तो ऐसे कुछ करके आपको करना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी इनकम आई उसमें टैक्सेबल है। तो अगली जो इनकम आई उसमें टैक्सेबल है वो है आपके सामने कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जब भी आप कमाओगे, जैसे कार्ड गेम, लॉटरी विनिंग्स वगैरह की, जो भी हॉर्स रेस वगैरह की, वो सभी आई उसमें टैक्सेबल है। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस कैजुअल इनकम पे भी TDS कट के आता है 30%। अगर विनिंग अमाउंट 10,000 से ऊपर है, आपने पढ़ा होगा 194B के अंदर TDS में आपने पढ़ाई है। तो इसको भी नेट अगर दिया तो ग्रॉसअप करना पड़ सकता है। अगला हमारे सामने आता है 56,210। मैंने फिर आपको बढ़ा दिया था। जो मेन इनकम होती थी इसकी वो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी होती थी। ठीक है, तो गिफ्ट जो है उसकी टैक्सेबिलिटी सभी पर्सन पे आएगी, कोई से भी पर्सन हो सभी के लिए गिफ्ट टैक्सेबल है। कैसे टैक्सेबल है, तो उसके लिए मैंने आपको 3 टैक्सेबिलिटी बताई थी। कैश गिफ्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट। सबसे पहले कैश गिफ्ट कब टैक्सेबल होगा, जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड 50,000 है। तो अगर 50,000 से ऊपर का आपको गिफ्ट मिलता है साल भर में एग्रीगेट करके, तो फिर वो कैश गिफ्ट टैक्सेबल है और पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा उसके अंदर। इसके बाद फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 बातें करी थी। अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई मिली है तो, और विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है तो। अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली तो वो टैक्सेबल होगी अगर उसकी स्टाम्प वैल्यू 50 से ऊपर है। यहाँ पे आपको एग्रीगेट नहीं करना होता था, पर प्रॉपर्टी करना था। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि अगर इनएडिक्वेट मिली तो आपको क्या करना है, पहला बेटा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन निकाल लेना है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैसे निकालोगे, स्टाम्प वैल्यू में से जो कंसिडरेशन आपने पे करा होगा वो लेस कर देना। मतलब मान लीजिए कि ये 10 लाख की स्टाम्प वैल्यू की प्रॉपर्टी है, आपको 4 लाख में मिल गई, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 6 लाख रुपए का हो गया। अब 6 लाख का जो अमाउंट आएगा बेटा, उसको आपको 2 अमाउंट से कंपेयर करना है, 50,000 से और 10% ऑफ द कंसिडरेशन से। ये 10% में अमेंडमेंट हुआ था, पहले ये 5 था, अब 10 हो गया है। तो दोनों से अगर ज़्यादा आ जाता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका कानून हुआ करता था। ठीक है, और ये अपन ने समझा था, इसको कर रखा था। मूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी की बात अगर करें तो अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो उसका एग्रीगेट मार्केट वैल्यू अगर 50 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर विदाउट इनएडिक्वेट मिलती है तो अगर उसका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एग्रीगेट अमाउंट अगर 50 से ऊपर होता है तो टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पे एग्रीगेट करना है आपको। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू में से जो कंसिडरेशन आपने पे करा होता है वो लेस कर देंगे। फिर आती थी एग्जम्पशंस या एक्सेप्शंस, जो भी आप बोलो, कब गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता था। तो गिफ्ट नंबर 1 टैक्सेबल नहीं होगा अगर ये रिलेटिव से रिसीव हुआ है। रिलेटिव से मिलने वाले समस्त गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते थे। रिलेटिव कौन होता था ये आपको मैंने बताया था। इंडिविजुअल के लिए अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव का मतलब होता था स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब सभी आते थे, चाचा मामा आपको पता होगा, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट। तो मैंने आपको कहा था कजिन वजिन के अलावा, नेफ्यू वगैरह के अलावा जो होते हैं बाकी सभी रिलेटिव में करीब करीब आ जाते हैं। मामा मामी, चाचा चाची, बुआ सब आ जाते हैं रिलेटिव में। तो इनसे मिलने वाले गिफ्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं, इनमें टेंशन नहीं है। दूसरा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पशन था, शादी में मिलने वाले उपहार पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, चाहे कोई भी दे, फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर केवल एक ही ओकेजन है शादी। शादी के अलावा किसी ओकेजन में आपको गिफ्ट मिला, जैसे बर्थडे है या फिर कोई रिंग सेरेमनी है, एंगेजमेंट है, तो फिर वो टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद विल और इनहेरिटेंस में जो गिफ्ट मिलेंगे वो भी आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं, चाहे कोई भी दे। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ वाले गिफ्ट एग्जेम्प्ट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये फर्जी था कि कोई लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, ये वाले जो सेक्शन वाली है उनसे जो गिफ्ट मिलेंगे वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, अब ऊपर मुद्दा ये आता था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए स्टाम्प वैल्यू को बेस बनाते हैं अपन टैक्सेबिलिटी के लिए। तो क्वेश्चन आता है सर कौन से दिन की स्टाम्प वैल्यू, तो बेटा वही वाला स्टाम्प वैल्यू जो आपने 50C में यूज़ करा था। 50C कैपिटल गेन याद करो, एग्रीमेंट दिन वाला या रजिस्ट्रेशन के दिन वाला। तो एग्रीमेंट के दिन वाला यूज़ करना, अगर कुछ पैसा अकाउंट पे चेक से मिल जाए तो वही वाला लॉजिक यहाँ पे भी आपको लगाना है। ठीक है, प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड होता था, क्योंकि
इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब तो लैंड और बिल्डिंग होता था, पर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हर प्रकार की नहीं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मेनली जो इंक्लूड करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें, शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, बुलियन वगैरह, यही चीज़ें प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। तो मैं आपको याद है क्या बोलता था बेटा, कि अगर मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपको कोई कार गिफ्ट करी, आपके किसी दोस्त ने आपको कोई घड़ी गिफ्ट करी, मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव देंगे तब तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं दोस्त के एग्जांपल दे रहा हूँ। पर वो कार, घड़ी, वॉशिंग मशीन, इस प्रकार की कोई चीज़ें अगर गिफ्ट हो तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं होती। तो आपको ये हमेशा चेक कर लेना। याद करो कुछ क्वेश्चन में कार गिफ्ट मिलती थी तो मैं कार पढ़ती क्या बोलता था कि इसको तो भूल जाओ, टैक्सेबिलिटी आने नहीं वाली, क्योंकि कार इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी के लिए। ओके हाँ जी। फिर अगली इनकम मैं बोलता था 56(2)(1)(d), जिसमें मैंने बात करी थी कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की इनकम आप कमाते हैं तो आई उसमें टैक्सेबल होगी, बशर्ते वो बीएनपी में टैक्सेबल ना हो। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर बाई चांस सिक्योरिटी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड के रूप में काम आती है, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेनली सिक्योरिटी जैसे पे इंटरेस्ट मिलता है वो डिबेंचर या बॉन्ड होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास डिबेंचर है और वो डिबेंचर आपका एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब आपका काम ही ऐसा है, तो ब्याज बेटा बीएनपी में डालना, अदरवाइज आप आईओएस में डालना। डिविडेंड जैसा नहीं है ये, जैसे डिविडेंड जब भी कमाओगे तो आईओएस में टैक्सेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इसमें इफ़ बीएनपी में नहीं है तो आईओएस में आएगी, ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट देखनी है। इसी तरह से प्लांट मशीनरी की जो हायर इनकम होती है वो भी आप आईओएस में डाल सकते हो, बशर्ते बीएनपी में ना जाए। इसी तरह से हायर इनकम ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर अलॉन्ग विद बिल्डिंग को भी आप आईओएस में डाल सकते हो, अगर वो बीएनपी में ना जाए। तो इसमें सब में वो बातें होती थी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आईओएस में आ सकता है। अभी मैंने रिसेंटली रिवीजन में आपको बोला था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे के 3 हेड हो सकते हैं, तो इसलिए अगर वो सैलरी और बीएनपी में ना आता हो तो आईओएस में टैक्सेबल आप करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगली इनकम आती थी, बड़ी काम की होती थी एमसीक्यू के लिए, 56(2)(7)(b। यहाँ पे क्या लिखा होता था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी थी, अगर वो शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, अगर वो शेयर इशू करती है प्रीमियम पे और जो कंसिडरेशन शेयर का मिल रहा है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सीड हो जाता है, कंसिडरेशन एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू, तो इन दैट केस जितना भी एक्सेस कंसिडरेशन है वो आईओएस की इनकम माना जाएगा। दैट मीन्स मैं आपको इसको जल्दी से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये, इस कंपनी ने अपना शेयर इशू करा 150 रुपये में, तो पहली चीज़ प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ये आपने देख लिया, और जबकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बेटा 120 रुपये। तो इन दैट केस अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहली चीज़ प्रीमियम पे इशू है और कंसिडरेशन एफएमवी से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 30 रुपीज़ पर शेयर। तो ये आपकी आईओएस की इनकम बन जाएगा प्राइवेट कंपनी के लिए। ये आपका 56(2)(7)(b) होता था। 56(2)(8) ये बड़ा काम का होता था कि अगर आपको कोई कंपनसेशन या एनहेंस कंपनसेशन मिलता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी आईओएस की इनकम माना जाएगा, और इस इनकम में जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, 50% ऑफ अमाउंट रिसीव ही टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से, और आप इस 50% के डिडक्शन के अलावा और कोई डिडक्शन नहीं लेंगे। 56(2)(9) ये भी अच्छी तरह से बच्चों को याद होगा। एडवांस मनी जो फोरफिट करी 1414 या उसके बाद वो आईओएस की इनकम मानी जाएगी। अगला डिडक्शन, आईओएस की इनकम निकालते समय आप कौन से डिडक्शंस ले सकते हैं, तो बेटा वो सारे डिडक्शंस आप ले सकते हैं जो आपने बीएनपी में पढ़े थे, सभी आप ले सकते हैं, उसी प्रिंसिपल पे ले सकते हैं जो बीएनपी में आपने पढ़े थे। मतलब कि अगर कोई खर्चा आईओएस की इनकम को कमाने के लिए ज़रूरी है और आप उस खर्चे का आप आराम से डिडक्शन ले लीजिए। पर यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है कि अगर कोई खर्चा बीएनपी के प्रिंसिपल के हिसाब से डिसअलाउड हो रहा है तो यहाँ पे भी आप डिसअलाउड करेंगे। सेम लॉजिक जो बीएनपी वाले आपको यहाँ पे लगा लेना है। अगली चीज़, कैजुअल इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा करा हो तो आप कभी भी कोई डिडक्शन नहीं लेंगे, मैंने आपको बोला था। तो याद रखना कैजुअल इनकम में केवल इनकम आएगी, डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो लॉस प्रैक्टिकली आपको हो सकता है, पर इनकम टैक्स की नज़र में वो लॉस इरेलीवेंट है, उसको आप कभी कंसिडर नहीं कर सकते। फैमिली पेंशन में आप डिडक्शन ले सकते हैं 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 डिडक्शन मैंने जैसे स्पेसिफिकली आपको ऊपर बता दिया, डिविडेंड के लिए डिडक्शन आप केवल इंटरेस्ट वाला ले सकते हैं 20%, और ऊपर क्या इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन में आप केवल 50% वाला डिडक्शन लेंगे। तो जिस इनकम के डिडक्शन की बात ऑलरेडी हो चुकी है उसकी बात यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक 10-15 में आपको एग्जाम्पशन दी थी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमाते हैं तो आईओएस की इनकम माना जाएगा, आईओएस की इनकम माना जाएगा, पर वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होगा। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 रुपये पर एनम तक इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7000 पर एनम तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल और केवल
सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे, वो भी पोस्ट ऑफिस के जो दूसरे अकाउंट होते हैं आरडी वगैरह एफडी वगैरह, उसका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट नहीं होगा। और इसी तरह से अगर सेविंग अकाउंट बैंक वगैरह में खोल रखा है तो उसका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट नहीं होगा। पर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि बैंक वगैरह के इंटरेस्ट के लिए और सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस वाले, उसके लिए आप जीटीआई में एक डिडक्शन ले सकते हैं टीटीए करके 10,000 रुपये तक का, तो वो आपको ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, तो बेटा बस यही थे सारे आईओएस से रिलेटेड प्रोविजन। इजी हेड है, कोई ज़्यादा इसके अंदर लफड़े होते नहीं थे। एक क्वेश्चन मैं इसका करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। तो मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें कि यूज़ हो सब कुछ। 15 करते हैं बेटा, मोहिनी वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार ही करते हैं। ओके, तो आपको याद है कैपिटल गेन और आईओएस का मिक्स करके अपन जो एडजस्टमेंट करते थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार समझ के देखते हैं। मिस रोहिणी ट्रांसफर्ड ए हाउस टू हर फ्रेंड मिस रागिनी फॉर 35 लाख ऑन 1/10/2020। तो 20-21 वाला साल है। 20-21 वाले साल में मोहिनी ने रागिनी को 35 लाख में मकान बेच दिया। ठीक है, सब रजिस्ट्रार वैल्यूड द लैंड एट 48 लाख। ठीक है, मिस मोहिनी कंटेस्टेड द वैल्यू and the matter was referred to divisional revenue officer who valued the house at 46 lakh and the said value was also paid and transfer was completed accepting the said value। तो अल्टीमेटली बेटा स्टाम्प वैल्यू फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगी 46 लाख वाली। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मोहिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मोहिनी ने मकान बेचा है तो मोहिनी पे कैपिटल गेन लगेगा, और कैपिटल गेन लगाते वक्त हम उसकी सेल कंसिडरेशन के लिए एक 50C सेक्शन यूज़ करेंगे। स्टाम्प वैल्यू अगर सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा होती है तो हम स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस मानते हैं, बशर्ते 110% से ज़्यादा ना हो। तो एक बार देख लेते हैं अपन, 35 लाख का सेल कंसिडरेशन है बेटा, इसका मैं 110% करके देखूंगा तो ये 38,50,000 रुपये बनता है, और स्टाम्प वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है। तो स्टाम्प वैल्यू को ही सेल प्राइस बनाएंगे इस क्वेश्चन में हम, दैट इज़ 46 लाख को 46 लाख को अपन वैल्यू बनाएंगे। आगे, टोटल इनकम ऑफ मोहिनी एंड रागिनी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 बिफोर कंसिडरिंग द ट्रांसफर ऑफ सेड हाउस वाज 280 एंड 340। इनकी अदर इनकम आपके सामने है। Miss Rohini had purchased the house. Miss Rohini has purchased the house on 15 मई 2010 for 25 लाख एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर 1.5 लाख। तो मकान का नेचर बेटा लॉन्ग टर्म हो जाता है। 15 मई 2010 का मकान है तो 24 महीने से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है, और मकान की बेटा परचेज प्राइस हो जाएगी 25 + 1.5 यानी 26.5 लाख कॉस्ट हो जाएगी। You are required to explain the provision of Income Tax Act 1961 applicable to present case and also determine total income of both Miss Mohini and Ragini। बेटा इसमें मैं पूरा कंप्यूटेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास CI नंबर अभी नहीं है, तो मैं अब आपको आइडिया समझाता हूँ कि होगा क्या। तो दोनों की इनकम निकालनी है जैसे अपन को। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास सॉल्व हो गई सही, एक बार देख लेता हूँ। दिस इज़ द केस। अब देखिए बेटा, पहले मोहिनी के ऊपर बात करते हैं। देखिए बेटा, मोहिनी के लिए क्या होगा, कैपिटल गेन की इनकम होगी। तो मोहिनी पे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, ये अपना तय है। क्या फॉर्मूला है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। तो मोहिनी के लिए मकान का सेल कंसिडरेशन बेटा हो गया 46 लाख, अभी अपन ने बात कर ही ली थी, माइनस करेगी इंडेक्स कॉस्ट। तो कॉस्ट अपनी 26.5 लाख रुपए अपनी हो चुकी है। 26.5 लाख मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर के ईयर का नंबर 2021-301 डिवाइड बाय खरीदने वाले साल का CI नंबर है 2010-11 होगा शायद, 167 नंबर था या जो भी ईयर था अपना क्वेश्चन में। तो ये आपकी इंडेक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो LTCG माइनस में आ रहा है, दैट इज LTCL होगा मोहिनी को लिए, और ये LTCL मोहिनी अगर LTCG होता तो सेट ऑफ कर लेती, अदरवाइज कैरी हो जाएगा। इसके अलावा मोहिनी की बेटा अदर इनकम 280 दी हुई है। तो मोहिनी की टोटल इनकम क्या होगी बेटा, अदर इनकम में LTCG तो है नहीं, तो मैंने क्या कर दिया था, ये जो 176,347 का LTCL है तो कैरी कर दिया, और बाकी अदर इनकम इसकी टोटल इनकम बन जाएगी 2,80,000। अब आती है बात बेटा रागिनी की। रागिनी ने क्या करा, रागिनी ने मोहिनी से मकान खरीदा है, और रागिनी मोहिनी बेटा आपस में दोस्त है। तो रागिनी ने मकान जो खरीदा है वो स्टाम्प वैल्यू से कम में खरीदा है, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इसीलिए रागिनी पे आईओएस की इनकम जनरेट हो सकती है। कितनी आईओएस की इनकम जनरेट होती है, तो आपका 56,210 में क्या लिखा था, पहले आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन निकाल लीजिए। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना हो गया बेटा, 11 लाख रुपए, 46 - 35 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की कंपैरिजन आप दो अमाउंट से करिए, एक तो 50,000 से करिए और एक कंसिडरेशन के 10% से करिए। तो कंसिडरेशन बेटा आपके सामने होता था शायद 3.5 लाख रुपए का। तो 3.5 लाख रुपए दोनों से देखो ज़्यादा ही इनएडिक्वेट कंसिडरेशन 11 लाख। तो ये 11 लाख रुपए आईओएस की इनकम बन गए। इसकी अदर इनकम 345 दी हुई है, तो आपकी रागिनी की टोटल इनकम आ चुकी है 14,45,000। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ।
मान लेते हैं कि रागिनी ये मकान आगे किसी को बेच दे, तो जब रागिनी इस मकान को आगे किसी को बेचेगी तो बेटा रागिनी पे कैपिटल गेन होगा, और जब रागिनी पे कैपिटल गेन होगा तो रागिनी इस मकान का कॉस्ट बेटा ये पकड़ेगी 46 लाख। याद करो, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट नहीं पकड़ना है, यहाँ पे जो कॉस्ट पकड़ना है वो ये 46 लाख पकड़ना है, क्योंकि रागिनी ने जो गिफ्ट में एसेट रिसीव करी, रागिनी पे 56,210 लग गया है। अगर गिफ्ट के रिसिपिएंट पे 56,210 एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर 49(1) की एप्लीकेबिलिटी आप नहीं करोगे, प्रीवियस ओनर वाला कॉस्ट को कॉस्ट नहीं मानना। कि आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया था, ये थोड़ा सा आपको सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन अगर होता तो अपन ऐसे डील करते। तो क्या बोला मैंने, फाइनली बताता हूँ। रागिनी अगर ये रिसीव गिफ्ट वाले रिसीव मकान को आगे कभी बेचे तो रागिनी पे क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि जब प्रीवियस ओनर से कोई एसेट गिफ्ट में मिलती है तो 49(1) में तो लिखा हुआ था कि जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट है, पर यहाँ पे 49(1) एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि रिसिपिएंट जो है, गिफ्ट का रिसिपिएंट है रागिनी, उसके हाथों में गिफ्ट टैक्सेबल हो गया। अगर बाय चांस ये मोहिनी रागिनी की रिलेटिव होती बेटा, तो इस केस में रागिनी पे टैक्सेबिलिटी आती नहीं, रागिनी पे टैक्सेबिलिटी नहीं आती क्योंकि रिलेटिव से मिल रहा होता, तो 56,210 एप्लीकेबल नहीं होता। फिर अगर रागिनी को ये गिफ्टेड मकान बेचने का मौका कभी मिलता तो फिर जो मोहिनी के लिए कॉस्ट थी वो रागिनी के लिए कॉस्ट होती। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे फिर कॉस्ट क्या होती, रागिनी के लिए 35 लाख रुपए ही होती। सॉरी टू से, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो फ्री वाला है ही नहीं, आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान से, अभी क्या हो रहा है कि रागिनी और मोहिनी, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ। तो रागिनी और मोहिनी, अभी तो बेटा रागिनी मोहिनी से पैसे ले रही है। जब पैसे ले रही है तो 49(1) वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि पैसे लिए गए। 49(1) तभी एप्लीकेबल होगा जब फ्री में रागिनी मोहिनी को देती। अब ध्यान से सुनते रहना, अभी तो इस क्वेश्चन में तो 49(1) लगेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली मोहिनी के लिए कॉस्ट वही बननी है जो मैंने आपको बोला, मतलब कि वो 46 लाख रुपए बनेगी। चलो साइड करते हैं। सेकंड पॉइंट, अभी मैं ट्रांजैक्शन को चेंज करता हूँ। मानते हैं रागिनी मोहिनी को ये मकान फ्री में देती, अब चेंज आता। अगर बेटा रागिनी मोहिनी को मकान फ्री में देती तो रागिनी पे कैपिटल गेन नहीं लगता, रागिनी सेक्शन 47 में कवर हो जाती और ट्रांसफर नहीं माना जाता ट्रांजैक्शन, और नो कैपिटल गेन आता रागिनी के ऊपर। पहली चीज़ तो आंसर में चेंज आता था, रागिनी पे नो कैपिटल गेन। पर मोहिनी की बात अगर करते हैं तो बेटा मोहिनी अगर, अब मैं दोनों को मान रहा हूँ, फ्री में दे रही है और रिलेटिव भी है, तो देखो क्या होता। अब रागिनी ने मोहिनी को मकान दे दिया, रागिनी पे नो कैपिटल गेन साइड कर दो। मोहिनी जिसको मकान मिला, मोहिनी जिसको मकान मिला उसके लिए भी 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि रिलेटिव से मिल रहा है। अब इस केस में अगर मोहिनी इसको सब्सिक्वेंटली सेल करती तो मोहिनी पे कैपिटल गेन लगता बाद में बेचने पे। जब कैपिटल गेन लगता तो कॉस्ट क्या होती, तो जवाब है 49(1) से कॉस्ट निकलती। इस केस में 49(1) से कॉस्ट निकालते, मतलब जो रागिनी के लिए कॉस्ट होती वही मोहिनी के लिए कॉस्ट होती। क्लियर है आपको ये सिचुएशन। अभी देखो, अगर रिलेटिव नहीं होते, फ्रेंड ही होते, रागिनी मोहिनी फ्रेंड ही होते हैं और फ्री में देती रागिनी, तो क्या होता, रागिनी पे तो अगेन 47 लगता, नो कैपिटल गेन, क्योंकि फ्री में देती तो रागिनी तो अभी भी बच जाती सेम। पर इस केस में अगर मोहिनी फ्रेंड होती तो मोहिनी पे बेटा 56(2)(10) लग जाता, और फ्रेंड से जो गिफ्ट मिला विदाउट कंसिडरेशन वाला मिला तो फर्स्ट वाला कानून लगता है, स्टाम्प वैल्यू 50 से ऊपर होती तो स्टाम्प वैल्यू पूरी की पूरी टैक्सेबल होता थी, यानी कि पूरे 46 लाख टैक्सेबल हो जाते। मोहिनी के लिए पूरे 46 लाख आईओएस की इनकम बन जाती। मोहिनी के लिए पूरे 46 लाख इनकम बनती, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन वाली गिफ्ट के लिए स्टाम्प वैल्यू को पूरा देखते हैं अपन, तो 46 लाख पूरे मोहिनी की आईओएस की इनकम होती। अब अगर मोहिनी इसको आगे कभी सेल करती तो मोहिनी पे कैपिटल गेन लगता। अब अगर मोहिनी पे कैपिटल गेन लगता तो फिर कॉस्ट क्या होती बेटा, तो फिर कॉस्ट यही होती जो आईओएस की इनकम बनी थी, स्टाम्प वैल्यू को कॉस्ट पकड़ता। तो होप आपको ये बात क्लियर होगी। फिर यहाँ पे कॉस्ट प्रीवियस ओनर वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मोहिनी पे 56(2)(10) एप्लीकेबल हो चुका था। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको अच्छी तरह से समझ देना है। तो होप आपको बेटा ये क्लियरिटी मिल गई होगी। तो ओवर करते हैं अपना रिवीजन क्लास। थैंक यू वेरी मच।